मैथ में जो साइंस साइंस में मैथ साइंस में मैथ मैथ में 44% आएगा। मैथ होते हैं। मैथ में है, साइंस में गति जो जस्ट दे दिया है हाँ तो मैथ में भी बी स्क्वायर तो दो मैथ में भी तो है। नहीं तो इसमें नहीं लगती वो करे पास है सल्फेट मत बार कितना बताया तो पता लगा था हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। अरे उसको भी हम जल्दी मार दिए बुक पे प्रॉफिट हुआ ना कोई जानना चाहता है तो जी ये जो सेफ से पढ़ा था उसको बुक लिया था बुकवा कहाँ है साइंस का? हाँ ये यहाँ वो ना बुक था कि गामा किरण से क्वेश्चन था। आज वही पढ़ा है, कल नहीं पढ़े थे। कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ना है। मैं चल बाद में देखना वाईफाई तो यहाँ लाया बनती है कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा, ठीक है वाईफाई को चलाएगा। पासपोर्ट में हाथ चलते वहाँ ना लाइक आना चाहते से बात से हाँ बोलो अधिक कर दिए थे। उसको काय तो बोला तो दिन नहीं याद हो रहा था उसको बोलो कर लो नजर में आता है मिला देखो तो अब ना आवाज़ ठीक है। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले साइंस चलेगा, उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद करेंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डेली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है। चलिए कल वाला थोड़ा सा बताइए, रिवीजन करते हैं कल वाला। चलिए शुरू कर देते हैं, कल वाला रिवीजन करते हैं। सभी लोग आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए बताएगा कि श्रेणी क्रम समतुलन में, ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन में जो है समतुल प्रतिरोध अधिकतम से अधिकतम होता है या न्यूनतम से न्यूनतम? न्यूनतम से न्यूनतम। चलिए ठीक है, श्रेणी क्रम में जो है समतुल प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम और समांतर क्रम में समतुल प्रतिरोध अधिकतम से अधिकतम। श्रेणी क्रम समूहन में जो है धारा का मान समान और वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न। और जाएंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जो होता है ओके वोल्टेज समान और धारा भिन्न भिन्न। इसलिए वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ते हैं किस क्रम में? वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अरे वोल्ट मीटर को किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में, क्योंकि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्टेज। तो वहाँ आ मीटर को जोड़ेंगे किस में? श्रेणी क्रम में। आ मीटर को किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। आ मीटर में किसको? आ मीटर किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बताइएगा। आगे बताइएगा कि बताना है कि अगर किसी तार का लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तार की लंबाई बढ़ाएंगे, प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रो इन आर बराबर रो इंटू एल बटा ए।
ठीक है, R बराबर रो इंटू एल बटा ए, बिल्कुल सही है। प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। चलिए ठीक है, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, बढ़ जाता है, क्या होगा? ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर, बिल्कुल। चालकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? कल भी बताए थे, चालकता का ऐसे मात्रक क्या होगा? महो। क्या होगा? महो। उसी को क्या लिखते हैं? साइमन। क्या लिखते हैं? साइमन। क्या लिखते हैं? साइमन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। तो चालकता बराबर क्या होगा? जी बराबर क्या होगा? 1/r, क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। क्या कहते हैं? चालकता। चलिए ठीक है, बिल्कुल, क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसी को हम लोग चालकता बराबर ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि चालकता बराबर होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रतिरोध के उल्टा, प्रतिरोध के उल्टा, यानी प्रतिरोध यानी जी बराबर 1/r। तो r प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। तो ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में जाएगा, ठीक है। वही ओम इनवर्स को लिखते हैं महो। ओम इनवर्स को लिखते हैं महो, और महो को लिखते हैं साइमन। क्या लिखते हैं? साइमन। ठीक है, बिल्कुल सही। क्या लिखते हैं? साइमन लिखा जाता है। चलिए बिल्कुल आगे बताएगा। कल भी बताए थे, बताना है कि अगर किसी चालक तार को खींचकर दुगना किया जाता है तो उसके लिए क्या फार्मूला है? अगर किसी तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए, उससे रिलेटेड जो है सूत्र है वो क्या है? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो इंटू एल स्क्वायर बटा भी। आर बराबर रो इंटू एल स्क्वायर बटा भी होता है, ठीक है। वो एक्स स्क्वायर गुना हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है, बार बार पूछता है। चलिए बिल्कुल आगे बताएगा। चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। घटाने पर क्या होगा? घट जाएगा। घटाने पर क्या होगा? घटाने पर क्या होगा? घट जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। घटाने पर क्या होता है? घट जाता है। चलिए आगे बताएगा। इसमें और एक दो पॉइंट बताइएगा। बताना है कि सतह आवेश घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सतह आवेश घनत्व बराबर क्या होगा? सतह आवेश घनत्व बराबर, पहले सतह आवेश घनत्व को सूचित करते हैं किससे? कल बताए थे। सतह आवेश घनत्व को सूचित किससे करते हैं? सिग्मा से। किससे? सिग्मा। हाँ, सतह आवेश घनत्व को सूचित करेंगे सिग्मा से। सतह आवेश घनत्व को सूचित करेंगे सिग्मा से, ठीक है, याद रखना है। तो सिग्मा बराबर होता है Q बटा ए, Q बटा ए, Q बटा ए, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, बिल्कुल, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा। बताना कि साबुन के बुलबुले के लिए सूत्र क्या बताए थे? साबुन के बुलबुले के लिए क्या बताए थे? हम बताए थे कि अगर दो बुलबुला है, ठीक है, दो बुलबुला आपस में सटा हुआ है, तो दो बुलबुला आपस में जब सटा हुआ है तो बड़ा वाला बुलबुला और बड़ा होगा, और छोटा वाला बुलबुला और क्या होगा? छोटा होगा। ये प्रश्न पूछता है, तो याद रखना है P बराबर होता है 40। क्या होता है? 40 बटा R। P बराबर 40 बटा R। P बराबर 40 बटा P बराबर 40 बटा R होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? P बराबर 40 बटा P बराबर 40 बटा R। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा। बताना है कि धारिता का जो है व्यवहारिक SI मात्रक क्या होता है? धारिता का व्यवहारिक धारिता का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? व्यवहारिक हम पूछ रहे हैं। व्यवहारिक माइक्रोफैराड। क्या होगा? माइक्रोफैराड। अगर पूछेगा कि धारिता का व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, तो माइक्रोफैराड। धारिता का व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराड, ठीक है। लेकिन धारिता का सिर्फ पूछेगा SI मात्रक तो फैराड, या फिर बोल सकते हैं कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट। धारिता बराबर होता है Q बटा V। Q बटा V, जहाँ Q क्या है? आवेश है। Q क्या है? आवेश। Q क्या है? आवेश, ठीक है। चलिए अब भी क्या है? विभव यानी वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। तो धारिता को हम लोग सूचित करते हैं किससे? C से। धारिता को C से। धारिता को किससे सूचित करते हैं? C से। चलिए बताएगा। 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर कितना बताए थे? 2 पॉइंट कुछ कर। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5। 1 मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5। चलिए 735.5। चलिए आगे बताएगा कि एक अज्ञात प्रतिरोध को किससे मापा जाता है? एक अज्ञात प्रतिरोध को किससे मापते हैं? हीट स्टोन ब्रिज से। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापा जाता है तो हीट स्टोन ब्रिज से। किससे? हीट स्टोन ब्रिज से। और हीट स्टोन ब्रिज से आता है आपको कि हीट स्टोन ब्रिज से इसमें निकालने के लिए अज्ञात
इससे निकालने के लिए आता है अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध, हाँ, हीट स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जाता है और आपको निकालने के लिए भी बोलेगा। ठीक है, इसको बोर्ड पर समझाएंगे और जब क्वेश्चन करवा देंगे ना इसका, उसके बाद चलिए आगे बताएगा। बताएगा कि हीट स्टोन ब्रिज संतुलन, हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में कब होगा? हीट स्टोन ब्रिज संतुलन में कब होगा? हीट पूछ लेगा आपसे कि हीट स्टोन ब्रिज यानी सेतु जो है संतुलन अवस्था में कब होगा? तो अगर गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा का मान 0 होगा। अगर गैल्वेनोमीटर से प्रभावित होने वाला धारा का मान 0 होगा तो सेतु किस अवस्था में होगा? संतुलन अवस्था। किस अवस्था में? संतुलन अवस्था। किस अवस्था में होगा? तो संतुलन अवस्था में। ठीक है, बिल्कुल से। कौन सा अवस्था में होता है? संतुलन अवस्था में होता है। चलिए आगे बताएगा। 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन बताए थे? 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? 6.28 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6.28 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? Q बटा टी। Q बटा टी। ठीक है, R बराबर V बटा I, ये सब याद रखना। R बराबर V बटा I, V बराबर IR, V बराबर IR, ओम का नियम V बराबर IR, ओम का नियम V बराबर IR, ओम का नियम V बराबर IR। ठीक है, बिल्कुल सही। ओम का नियम क्या था बताए थे कभी? नियत ताप पर जबकि चलता रहे नहीं, अगर सभी परिस्थितियां नियत हो, ठीक है, अगर सभी परिस्थितियां नियत हो तो चालक में वोल्टेज, चालक में प्रभावित होने वाला वोल्टेज और धारा दोनों क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, याद रखना है। और ये ट्रांसफार्मर में इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में सारी भौतिक स्थितियां जो है नियत नहीं रहती है, बदलते रहती है। ठीक है, चलिए आगे बताएगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रा क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताए थे कुछ इसके बारे में। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को सूचित करते हैं ई से। ई से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को सूचित करते हैं ई से। ई बराबर होता है F/Q। ई बराबर क्या होता है? F/Q। ई बराबर F/Q। ठीक है, उसी को लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, ठीक है, या फिर न्यूटन कूलाम इनवर्स। ठीक है, न्यूटन कूलाम इनवर्स। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि होगा? सदिश राशि। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बताएगा विद्युतीय बल रेखाएं कैसी रेखा है? विद्युतीय बल रेखा कैसी रेखा है? विद्युतीय बल रेखा, अरे विद्युतीय बल रेखा कैसी है? काल्पनिक। कैसा है? काल्पनिक है। विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है कैसी होती है? काल्पनिक। ठीक है, बिल्कुल सही। जिनका काल्पनिक है, ठीक है, कैसा होगा? काल्पनिक। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसा होगा? काल्पनिक। और बताए थे कल की जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की पॉजिटिव से निगेटिव? निगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निगेटिव से पॉजिटिव और विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बताएगा कि सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा इलेक्ट्रॉन का होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का। मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अधिक होता है क्योंकि वो नाभिक से काफी ज्यादा दूर होता है। नाभिक से अधिक दूर होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा काफी उच्च होता है, काफी उच्च होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल। और धारा का प्रवाह जो होता है किसके कारण? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धारा का प्रवाह किसके कारण? धारा का प्रवाह किसके कारण? धारा का प्रवाह किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए ठीक है, HW में क्या देते? तरंग और ध्वनि। तरंग और ध्वनि। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वेव और साउंड। देखिए तरंग किसको कहते हैं? तरंग किसको कहते हैं? अगर पूछ दिया आपसे कि बताइए किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या बोलेंगे? तरंग। क्या बोलेंगे? तरंग। क्या बोलेंगे? तरंग। यानी किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग या फिर लहर उसी को बोलते हैं। ठीक है, तरंग या फिर लहर बोला जाता है। चलिए, गुड इवनिंग। तो तरंग या लहर किसी माध्यम में, ठीक है, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं? तरंग या लहर। तरंग या लहर। ठीक, याद रखना है। और देखिए उसको
ये तरंग सिर्फ बोलेंगे। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या बोलेंगे? तरंग। और जब विक्षोभ के आगे बढ़ना, ठीक है, जब विक्षोभ आगे बढ़ता है तो विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया क्या कहलाता है? तरंग की गति। तरंग की गति। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या बोलेंगे? तरंग। किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या बोलेंगे? तरंग। क्या बोलेंगे? तरंग। लेकिन जब वो विक्षोभ आगे बढ़ेगा उसे कहेंगे तरंग गति। तरंग की गति, तरंग की गति, तरंग की गति। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, तरंग की गति, तरंग की गति। चलिए, एक होता है दोलनी गति, एक होता है आवर्ती गति। इसी में पढ़ना है, दोलनी गति और आवर्ती गति, दोलनी गति और आवर्ती गति, दोलनी गति और आवर्ती गति। सभी आवर्ती गति याद रखना है, सभी आवर्ती गति जो है दोलनी गति होता है, लेकिन सभी दोलनी गति आवर्ती गति नहीं होता। बताएगा कि पेंडुलम की गति कैसी है, पूछता है कि पेंडुलम की गति कैसी होगी? दोलनी गति। कैसी गति है? दोलनी गति। पेंडुलम की गति कैसी गति? कैसी गति? दोलनी गति। चलिए ठीक है, बिल्कुल से पेंडुलम की गति कैसी होगी? दोलनी गति होगी। सुई धागा वाला मशीन की जो है सुई की गति कैसी होगी? दोलनी गति। कैसा गति? दोलनी गति। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि घड़ी की सुई की, घड़ी वाली सुई की गति कैसी होगी? ये आवर्ती गति। कौन सा गति? आवर्ती गति। कौन सा गति? आवर्ती गति। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, आवर्ती गति होगा, इसीलिए तो छटता है। इसीलिए जो है सभी आवर्ती गति यहाँ पर वही दिया हुआ है, हाँ, कि प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होता है, परंतु आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, पूछेगा आपसे। चलिए तो बताएगा आगे, लोलक की गति कैसी होगी? दोलन गति। ठीक है, लोलक की गति कैसी होगी? दोलन गति। चलिए बिल्कुल, लोलक की गति कैसे होगा? दोलन गति। कैसी गति होगा? दोलन गति। चलिए ठीक है, उसके बाद यहां से आपको, चलिए ठीक, देखिए यहां से आपको तरंग धैर्य के बारे में पूछता है। ठीक है, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य के बारे में पूछता है। देखिए आपसे आपको ऑप्शन में ऐसे रहेगा कि दो गर्त या दो सिरिंग की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो गर्त या, पहला ये प्रश्न पूछता है कि दो गर्त या दो सिरिंग के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। दो गर्त या दो सिरिंग के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। चलिए ठीक है, बिल्कुल, तरंग दैर्घ्य का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? हम जानते थे, उसके छोड़कर तो कुछ बोलेगा नहीं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, बताए फिर से। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर, लेकिन तरंग दैर्घ्य का व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रम, लेकिन तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर, व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रम। व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर, तरंग दैर्घ्य का मात्रक, तरंग दैर्घ्य का मात्रक मतलब एसआई मात्रक मीटर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या हुआ? लेकिन व्यवहारिक लगाएंगे तो क्या होगा? एंगस्ट्रम। व्यवहारिक लगाएंगे तो क्या होगा? एंगस्ट्रम। ठीक, याद रखना है, क्या होगा? एंगस्ट्रम। क्या होगा? एंगस्ट्रम होता है। चलिए ठीक, पहला याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो दो गर्त या दो सिरिंग के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाता है? तरंग दैर्घ्य कहलाता है। तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लैम्ब्डा से। तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लैम्ब्डा से। तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लैम्ब्डा से। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य से आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न की तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लैम्ब्डा से। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो दो गर्त या दो शीर्ष। देखिए तरंग दैर्घ्य जो होता है लहर ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो कहते हैं ना वो उसको क्या रहता है? शीर्ष, और नीचे गर्त। तो दो शीर्ष एक ऐसे जाता है फिर जाएगा ऐसे जाएगा, तो उसको मिलाते हैं दो को शीर्ष ना, उसी शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। और नीचे में गर्त बनता है, नीचे में गर्त होगा, नीचे में गर्त। चलिए ठीक है, तो पहला याद रखना है कि तरंग दैर्घ्य को सूचित करते हैं लैम्ब्डा से। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर और व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक होता है आयाम। क्या होता है? आयाम। क्या होता है? आयाम। तो देखिए आयाम भी किसको बोलते हैं? आयाम देखिए किसको बोलते हैं? जो शीर्ष होता है,
ठीक है। ऐसे तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्य इस तरह से ऐसे चलता है। तो यहाँ से जो शीर्ष ऊपर उठता है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आयाम। उसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? आयाम। ठीक, इस तरह से ऊपर नीचे होता है, उसके बीच की दूरी शीर्ष जो होता है, शीर्ष के बीच की दूरी को क्या क्या बोलेंगे? उसको आयाम। क्या बोलेंगे? आयाम। चलिए ठीक है, बिल्कुल। क्या बोलेंगे? आयाम। तो नीचे पर दोनों हाँ, क्या बोलेंगे उसको? आयाम। और आयाम को सूचित करते हैं ए से। आयाम को सूचित करेंगे ए से। ठीक, याद रखना है। इस यहाँ पर याद रखना है कि भी बराबर होता है एक फॉर्मूला एन लैम्डा। भी बराबर एन लैम्डा, भी बराबर एन लैम्डा। जहाँ भी क्या है? तरंग का वेग। तरंग का वेग, तरंग का वेग दो माध्यम भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना। ये को ध्वनि, अगर वेग अगर आपको ध्वनि के लिए बोलेगा या ध्वनि के लिए भी बोल सकता है और प्रकाश के लिए भी। ठीक है, ध्वनि के लिए भी, प्रकाश के भी लिए। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ से 3 पॉइंट याद रखना जरूरी है, बताते हैं। फार्मूला होता है भी बराबर एन लैम्डा। भी बराबर एन लैम्डा, भी बराबर एन लैम्डा, भी बराबर एन लैम्डा। चलो ठीक है। एन क्या है? आवृत्ति। एन क्या होता है? आवृत्ति। एन क्या होगा? आवृत्ति। भी क्या होगा? तरंग का वेग। तरंग का वेग वो हवा या ध्वनि हो सकता है, ध्वनि में, या फिर हो सकता है प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्लियर करेंगे। तो भी बराबर क्या रखना है? एन लैम्डा। एन क्या होता है? आवृत्ति। एन को सूचित करते हैं आवृत्ति। चलिए ठीक है। तो भी बराबर एन लैम्डा। अगर ध्वनि के लिए बोलेगा, अगर भी दिया हुआ है वेग ध्वनि के लिए, तो ध्वनि के लिए वहाँ भी बराबर कितना प्रयोग करना है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि में अगर बोलेगा तो भी बराबर 332 मीटर 332 मीटर पर सेकेंड। भी बराबर 332 मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश में जाएगा तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। हम क्या बोले, समझ गया? ठीक है, हम बोलने का मकसद था कि भी बराबर होता है क्या? एन लैम्डा। जहाँ तरंग की चाल होता है, भी क्या होता है? तरंग की चाल। तो भी बराबर एन लैम्डा। यहाँ से पूछता है आपको, यहाँ से पूछ लेगा आपसे न्यूमेरिकल। ठीक है, भी बराबर एन लैम्डा सूत्र का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो भी बराबर क्या होता है? एन लैम्डा। तो यहाँ आपको उस माध्यम देगा वहां पे, या फिर नहीं भी दे सकता है, या फिर मान दे देगा डायरेक्ट। और नहीं देगा तो आपको भी बराबर 332 मीटर पर सेकेंड जब वो ध्वनि देगा तो प्रयोग करना है, या फिर भी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रयोग करना है। कब? जब प्रकाश में रहेगा तब। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिएगा। तरंग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉरी, तरंग के देखिए, तरंग को 2 भाग में बांटा गया है। तरंग को 2 भाग में बांटा गया है, याद रखना है। पहला तो दोलन की दिशा। ठीक है, दोलन की दिशा के आधार पर, कण की दोलन के दिशा के आधार पर तरंग जो होता है वो कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। याद रखना। अगर पूछेगा आपसे कि बताए तरंग गति की दिशा, तरंग गति की दिशा या कण दोलन की दिशा के आधार पर तरंग कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। और बहुत प्रश्न आता है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ से, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ से। ठीक है, याद रखना है। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग जो चलता है टेढ़ा, कैसा चलेगा? टेढ़ा। अनुप्रस्थ तरंग कैसा चलता है? टेढ़ा। पहला तो यही याद रखना। अनुप्रस्थ तरंग कैसा चलेगा? टेढ़ा। टेढ़ा चलेगा तो 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अरे टेढ़ा चलेगा तो कितना बनाएगा? 90 बनाएगा ना। टेढ़ा चलेगा कितना बनाएगा? 90। उसके बाद है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग सीधा। अनुदैर्घ्य तरंग सीधा चलेगा तो 0 डिग्री। ठीक है, सीधा कैसा चलता है? सीधा। कैसे चलेगा? सीधा चलेगा। तो याद रखना है कि तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन के दिशा के अनुसार तरंग कितना प्रकार में है? 2 प्रकार में। कितना प्रकार में? 2 प्रकार में बांटा गया। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य। लेकिन माध्यम के आधार पर अगर पूछेगा कि माध्यम के आधार पर तरंग कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। माध्यम के आधार पर तरंग कितना प्रकार? 2 प्रकार। माध्यम के आधार पर तरंग कितना प्रकार? 2 प्रकार। माध्यम के आधार पर तरंग कितना प्रकार? 2 प्रकार। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग तो उस आ कर देगा तो उसे जो रहेगा समझ नहीं, उल्टा हो जाएगा। आप बोलने से क्या फायदा है? हाँ, देखो, यांत्रिक तरंग को ही कहते हैं ध्वनि तरंग। कौन सा तरंग? ध्वनि तरंग। ठीक है, कौन सा तरंग? ध्वनि तरंग। देखिए, यांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होगा। ध्वनि तरंग में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। तो तीनों माध्यम में चलता है। देखिए, तो यांत्रिक तरंग का बात करें हैं, हम अभी बताएं कि माध्यम के आधार पर तरंग 2 प्रकार।
कितना प्रकार? 2 प्रकार। माध्यम के आधार पर तरंग कितना प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। माध्यम में क्या करता है? अरे यार माध्यम जकरम चल अब माध्यम भी तुम नहीं जानता है। निर्वात हो गई। एगो हाँ हाँ, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। बस निर्वात में ध्वनि चल सकता है। हाँ, नहीं निर्वात में ध्वनि चलेगा। प्रकाश चलेगा। निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? 0 निर्वात में हाँ कितना होता है बता दो? 332 मीटर पर सेकंड बता दो शक्ति की सतत प्रकाश का तो बस। तो निर्वात में ध्वनि चलवे नहीं करता तो माध्यम में ध्वनि का है 332। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का चाल होता है, प्रकाश का चाल होता है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है, लेकिन ध्वनि नहीं चलेगा। ध्वनि नहीं चलता है। तो इसीलिए अभी बताएं कि माध्यम के आधार पर जो है तरंग को 2 भाग में बांटा गया है। माध्यम के आधार पर तरंग को कितना भाग में? 2 भाग में। तो यानी समझ लीजिए कि एगो माध्यम में चलेगा, एक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होगा और एक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है? नहीं होता है। तो कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरण कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए यहां से अगर प्रश्न बनाएगा तो ऐसे बनाएगा कि बताइए वह कौन सा रेडियो सक्रिय, ऐसे बनाएगा कि रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाले किरण में कौन सा वह किरण है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो सक्रिय तत्व से जिसका परमाणु संख्या 82 से ऊपर हो, यानी रेडियो सक्रिय तत्व से निकलने वाले तरंग वह निकलने वाले किरण वह कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कौन सा होगा? गामा होगा। कौन सा होगा? गामा। अभी बताए ना कि गामा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक याद रखना, गामा किरण कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरण का खोज किसने किया था? पॉल बिलियार्ड। तो हाँ, पॉल बिलियार्ड और हेनरी बेकुलर दोनों किया था, याद रखना है। तो गामा किरण कैसा होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अगर पूछ ले आपसे बताए विद्युत चुंबकीय तरंग चल सकता है किसमें? निर्वात में भी चल सकता है। इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ठीक है। तो माध्यम के आधार पर भी तरंग को कितना भाग में बांटा थे? 2 भाग में। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसको जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम इधर तो 2 हो गया। अभी बताएं कि कण के दोलन के आधार पर तरंग 2 प्रकार का। कण के दोलन के आधार पर तरंग कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो हम सबसे पहले चलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, ठीक याद रखना है। देखिए हाँ, 90 डिग्री कोण बना के चलेगा। 90 डिग्री कोण बना के चलता है। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ, ठीक याद रखना। देखिए पूछ लेगा आपसे कि जल के सतह पर उत्पन्न तरंग, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य? अनुप्रस्थ। कैसा होगा? अनुप्रस्थ, ठीक है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग कैसा होगा? अनुप्रस्थ। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग कैसा होगा? लेकिन अंदर बोलेगा तो अनुदैर्ध्य। कैसा होगा? अनुदैर्ध्य। सतह पर बोलेगा तो अनुप्रस्थ। सतह पर बोलेगा तो अनुप्रस्थ। कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, ठीक याद रखना है। चलिए बताएगा कि रस्सी के झटके से उत्पन्न तरंग कैसा होगा? रस्सी के झटके से उत्पन्न तरंग कैसा होगा? अनुप्रस्थ होगा। रस्सी के झटके से उत्पन्न तरंग कैसा होगा? अनुप्रस्थ। कैसा होगा? अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना है, रस्सी के झटके से उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ठीक याद रखना है। बताइएगा यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ लेगा आपसे, बताइए वह कौन सा तरंग सिरिंग और गर्त का निर्माण करता है? वह कौन सा तरंग सिरिंग और गर्त का निर्माण करता है? तो अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग।
अनुप्रस्थ तरंग सिरिंग और गर्त का निर्माण करेगा। सिरिंग और गर्त के बारे में हम समझा दिए। दो सिरिंग या दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो गर्त और सिरिंग का निर्माण करता है, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण निर्माण करता है, 90 डिग्री से चलता है। ठीक है, याद रखना। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, अगला है अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग कौन सा तरंग होगा? प्रकाश से कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश से कैसा है? अनुप्रस्थ। हाँ, पहला पूछ लेगा आपसे कि प्रकाश से कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अल्फा और बीटा किरण, अल्फा किरण और बीटा किरण, अल्फा किरण और बीटा किरण, अल्फा किरण और बीटा किरण विद्युत चुंबकीय होगा या नहीं? नहीं। अल्फा और बीटा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा और बीटा नहीं है, लेकिन गामा है। इसको याद रखना है, गामा है। वेधन क्षमता अधिक होता है किसका? गामा का। आयनन विभव कम होता है किसका? गामा का। आयनन विभव अधिक होता है किसका? अल्फा का। आयनन विभव अधिक होगा किसका? अल्फा का। आयनन विभव कम होगा किसका? गामा का। किसका? गामा। फोटोग्राफिक प्लेट पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है कौन सा? अल्फा। सबसे कम गामा। सबसे कम गामा। सबसे कम गामा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। कौन सा? गामा। कौन सा? गामा। चलिए देखिए, यहाँ से इसको एक पॉइंट याद रखना है अनुप्रस्थ तरंग में, कि अनुप्रस्थ तरंग में जानते हैं माध्यम के कण तरंग के चलने के दिशा के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण चलने की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। चलने की दिशा के लंबवत। चलने की दिशा के लंबवत। ठीक है, इसमें लंबवत तो अनुदैर्घ्य में समांतर, अनुदैर्घ्य में समांतर, अनुप्रस्थ में लंबवत, अनुप्रस्थ में लंबवत, अनुप्रस्थ में लंबवत। ठीक है, याद रखना है, अनुप्रस्थ में लंबवत। ठीक है, और अनुदैर्घ्य में समांतर, अनुदैर्घ्य में समांतर, अनुदैर्घ्य में समांतर। ऐसे पूछ देगा कि कौन सा किरण समांतर चलती है? अनुदैर्घ्य तरंग। सॉरी, कौन सा तरंग समांतर चलती है? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग समांतर चलती है? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग जो है गर्त और शीर्ष का निर्माण करती है? अनुप्रस्थ। कौन सा तरंग गर्त और शीर्ष का निर्माण करती है? अनुप्रस्थ। कौन सा तरंग गर्त और सिरिंग का निर्माण करती है? कौन सा तरंग जो है 90 डिग्री पर चलता है? अनुप्रस्थ। और कौन सा 0 डिग्री? अनुदैर्घ्य। 0 डिग्री अनुदैर्घ्य, यानी समांतर चलता है, अनुदैर्घ्य। समांतर चलता है, अनुदैर्घ्य। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताएगा, पूछेगा आपसे कि कौन सा तरंग का निर्माण संपीड़न और विरलन से होता है? कौन सा तरंग का निर्माण संपीड़न और विरलन से? संपीड़न और विरलन से। कौन सा? अनुदैर्घ्य। कौन सा? अनुदैर्घ्य। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते, बहुत कम देखते, लास्ट में बहुत कम लाइक रहता है। लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों को? चलिए, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है संपीड़न और विरलन से उत्पन्न होता है। संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन। लेकिन आप पूछेगा कि संपीड़न क्या है? संपीड़न क्या है? एक संपीड़न का एक अभी उदाहरण बता देते हैं। संपीड़न क्या है? सघन विरल नहीं, सघन विरल नहीं, सघन विरल नहीं। वो तो वहां चल गया। देखिए, कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग को जब दबाइएगा तो क्या होता है? हाँ, संपीड़न। उसको क्या बोलेंगे? सिकुड़ता। क्या कहेंगे उसको? संपीड़न। छोड़ दीजिएगा, फैल जाएगा। क्या कहेंगे? विरलन। क्या कहेंगे? विरलन। ठीक है, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, याद रखना है। तो पूछेगा कि संपीड़न और विरलन से कौन सा तरंग का निर्माण होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। संपीड़न और विरलन से कौन सा तरंग का निर्माण होता है? संपीड़न और विरलन से कौन सा तरंग का निर्माण होगा? अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। स्प्रिंग की तरंगे कैसी होगी? स्प्रिंग की तरंगे। ठीक है, क्या ही रहा है भाई, क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं क्या हो रहा है। पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ हो रहा है। ठीक है, ठीक का सरकारी जॉब का और इसमें साथ साथ LP का ले लीजिए। LP का पूजा पाठ हो रहा है, उसके बाद फिर खाने आइएगा। चलिए, तो हम यहाँ पर बता रहे थे क्या अभी? पूजा पाठ। कौन सा तरंग? संपीड़न और विरलन। अनुदैर्घ्य तरंग, संपीड़न और विरलन के बारे में। संपीड़न और विरलन। ठीक है, हाँ, LP बन के रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो संपीड़न और विरलन से उत्पन्न होने वाला तरंग कैसी होगी? संपीड़न और विरलन से उत्पन्न होने वाली तरंग अनुदैर्घ्य। संपीड़न और विरलन से उत्पन्न होने वाली तरंग कैसा होगा? अनुदैर्घ्य। कैसा होगा? अनुदैर्घ्य। यांत्रिक तरंग में कंपन होता है।
से यांत्रिक तरंग में कंपन होता है। किसी तरह से पूछेगा क्वेश्चन बन जाएगा। यांत्रिक तरंग में कंपन होता है, यांत्रिक तरंग में कंपन होता है। चलिए ठीक है, यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग को क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल से यांत्रिक तरंग को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग कहते हैं। और अभी बताए थे यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग कि माध्यम के आधार पर तरंग को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन बुक से करवाते हैं? ठीक है, बता देते एक बात। देखिए बुक जो है इसमें साइंस के लिए एस के झा सर का, ठीक है, पता होगा, इसके गुरुजी इसके रेलवे गुरु, ठीक है, रेल राजा सर का सब बुक चला देंगे उसको, जितना साइंस में मेन बुक है, ठीक है, वो सब चलेगा। साइंस में अभी जो चला रहे हैं 3rd एडिशन का थ्योरेटिकल, जब थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी आया है, ठीक है, वो चलेगा। एनसीईआरटी आया वो साइंस चलेगा, एक बार उसको कर दीजिएगा खत्म, वहाँ से फिर नहीं बचेगा। और न्यूमेरिकल हम, ठीक है, देख लेंगे और बता दिए। और देखिए हिस्ट्री के लिए आपको लुसेंट, हिस्ट्री के लिए लुसेंट प्लस क्राउन बुक दोनों, ज्योग्राफी के लिए लुसेंट प्लस क्राउन दोनों। अभी ये फिलहाल इतना चल रहा है, करंट अफेयर्स में स्पीडी चल रहा है, ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर्स ये सब चल रहा है। चलिए उसके बाद हम बताए थे कि माध्यम के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग को कितना भाग में बांटा गया था? 2 भाग में। हम अभी देख लिए कण के दोलन के आधार पर देखें, अभी देखें हम कण के दोलन के आधार पर तरंग 2 प्रकार का, तरंग 2 प्रकार का देख लिए थे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब हम देखेंगे माध्यम के, जो है माध्यम के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होता है तो कुछ तरंग को माध्यम की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो माध्यम के आधार पर जो है 2 प्रकार का भी तरंग है, कौन कौन था? तो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या? यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग? यांत्रिक तरंग। यानी यांत्रिक तरंग में जितना तरंग आएगा उसको माध्यम की आवश्यकता होगा। यांत्रिक तरंग में जितना आएगा उसमें माध्यम की आवश्यकता होता है, माध्यम की आवश्यकता होगा, माध्यम की आवश्यकता होगा, ठीक है। ध्वनि की तरंगे यांत्रिक तरंग है, ध्वनि की तरंग यांत्रिक, ठीक है। ध्वनि की तरंग कैसा होगा? यांत्रिक, याद रखना, ध्वनि की तरंग यांत्रिक। लेकिन पूछ लेगा आपसे कि बताए जल की तरंगे, जल की तरंगे कैसी है? यांत्रिक तरंगे। जल की तरंगे कैसी होगी? यांत्रिक। जल की तरंगे कैसी होगी? यांत्रिक। हाँ, तो जल का जो तरंग होगा वो क्या होगा? यांत्रिक। क्या होगा? आंतरिक। चलिए बिल्कुल सही। ध्वनि की तरंग कैसा होगा? यांत्रिक। ध्वनि का तरंग कैसा होगा? यांत्रिक। बिल्कुल सही है। अभी बताएं स्प्रिंग का, स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग अभी ट्रेड हो रहा है साइंस और मैथ, अभी साइंस हो रहा है, ठीक है। अभी हम साइंस का पाठ करवा रहे हैं आपको, लेकिन ट्रेड में भी 2-3 चैप्टर साइंस का आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम अभी परसों पढ़ाए थे वो साइंस का ट्रेड का ही था। मैथ आपको, अगर मैथ तो यहाँ पर हम कोई नहीं करवाता है, ठीक है, हम ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ मतलब आर्ट्स पार्ट करवा देते हैं साइंस का। और जिनको सेट मारना है वो सेट मार सकते हैं टेलीग्राम पर। कल से, शुरू तो आज से हुआ है, लेकिन कल से आपको 2 बजे से 3 बजे तक एक LP का सेट मिल जाएगा आपको, और फिर 3 से 5 तक जो है बिहार SSC का चलता है, मार सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको PDF मिल जाएगा कल से, ठीक है, 2 बजे से। चलिए, तो यांत्रिक तरंग का हम बात कर रहे थे कि यांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता होता है। ध्वनि एक यांत्रिक, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे, जल की तरंगे यांत्रिक तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे यांत्रिक तरंगे। बताएगा, अभी बताएं कि संपीड़न और विरलन से उत्पन्न तरंग कौन सा तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। संपीड़न और विरलन से उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर GK GS अचीवर्स सर्च करिए, आ जाएगी। चलिए ठीक। देखिए, अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा तरंगे, कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य भी हो सकता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकता है, तो यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। पूछ लेगा आपसे कि वह कौन सा तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होता है, तो यांत्रिक तरंगे। कौन सा तरंगे? यांत्रिक। जिसमें वायु, ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य और ध्वनि में, अब यांत्रिक में आएगा लेकिन कैसा आएगा? अनुदैर्ध्य में। कैसा होगा? हाँ दोनों तो यांत्रिक मतलब यांत्रिक अनुप्रस्थ दोनों में आता है। बता रहे हैं कि ध्वनि एक कैसी तरंग है? यांत्रिक, और
अनुदैर्घ्य कैसा है तो ही तो बोले कि अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ भी हो सकता है और अनुदैर्घ्य भी हो सकता है। यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, अनुप्रस्थ और दो भाग में बांट के लाया है। देखिए अभी हम बताएं, अभी एक कण के आधार पर बांटा गया था, एक माध्यम के आधार पर बांटा गया था। कण के आधार पर, कण के दोलन के आधार पर और एक माध्यम के आधार पर तरंग को बांटा गया था, जिसमें कण के दोलन के आधार पर भी दो पार्ट में रखा गया था और माध्यम के आधार पर भी दो पार्ट में रखा गया था। एक जो लंबत चलता है, ठीक है, याद रखना, एक लंबत चलता है जो 90 डिग्री से, उसको कहते थे हम अनुप्रस्थ, और जो समांतर चलता था उसे, जिसको माध्यम के लिए आवश्यकता होता है उसे यांत्रिक तरंग, और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे हम सब, इसमें देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे आंतरिक तरंगों का वर्गीकरण, यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले देखेंगे सरब तरंग। बहुत बार पूछता है श्राव्य तरंग, श्राव्य तरंग याद रखना है। गिटार अरे नहीं क्या अभी उदाहरण आएगा इसी में आगे इसमें आता है। किसमें आएगा? आगे सब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सरब तरंग है। कौन सा तरंग? सरब। बताएगा सरब तरंग कौन सुनता है? सरब तरंग मनुष्य, ठीक है। सरब तरंग कौन सुनता है? मनुष्य, ठीक है। हाँ, ऑडिबल तरंग जो है कौन सुनेगा? मनुष्य सुनता है। कौन सुनता है? मनुष्य सुनता है, ठीक है, बिल्कुल। मानव सुनता है। और पूछेगा आपसे कि ये सरब तरंग की जो आवृत्ति होती है वो कितना होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है कौन सा तरंग की आवृत्ति? सरब तरंग। कौन सा तरंग? सरब तरंग, ठीक है, इसमें यही पूछता है। उसके बाद देखिएगा एक होता है अपसरब तरंग। कौन सा तरंग? अपसरब तरंग। अपसरब तरंग कौन कौन सुनता है? कुत्ता सुनता है, बिल्ली सुनता है, सांप सुनता है। कुत्ता बिल्ली सांप, कुत्ता बिल्ली सांप। कौन सा तरंग? अपसरब तरंग, अपसरब तरंग, अपसरब तरंग, ठीक है, याद रखना। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक तरंग, जिसको क्या कहते हैं? अपसरब तरंग। आप कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है, ठीक है। तो कुत्ता सुनेगा, बिल्ली सुनेगा, ठीक है, कुत्ता बिल्ली सांप। कौन सा तरंग सुनता है? अपसरब तरंग। कौन सा तरंग? अपसरब तरंग सुनता है, ठीक है, याद रखना। पूछेगा आपसे कि कछुआ कौन सा तरंग सुनता है? अपसरब तरंग। कौन सा तरंग? अपसरब। लेकिन डॉल्फिन? पराशरब। डॉल्फिन पराशरब, चमगादड़ पराशरब, डॉल्फिन चमगादड़ पराशरब, डॉल्फिन चमगादड़ पराशरब, ठीक है। तो अपसरब तरंग की आवृत्ति जो होती है वो कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। कौन सा तरंग? अपसरब तरंग, अपसरब तरंग। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम किसका आवृत्ति होगा? अपसरब तरंग, अपसरब तरंग, अपसरब तरंग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे कौन तरंग है? भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे अपसरब तरंग। नहीं याद रहता है तो यह दिमाग लगे कि सबसे पहले कुत्ता सुनता है, सबसे पहले जानवर को पता लगता है, खासकर कुत्ता को, ठीक है, कुत्ता को पहले सबसे पहले ज्यादा पता चल जाता है अपसरब तरंग, अपसरब तरंग, ठीक है, याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से याद रखना कि भूकंप आता है तो सबसे पहले पता चलता है किसको? कुत्ता को। और कुत्ता सुनता है कौन सा तरंग? अपसरब तरंग। तो भूकंप का तरंग अपसरब तरंग, भूकंप का तरंग अपसरब तरंग, भूकंप का तरंग अपसरब तरंग, ठीक है, बिल्कुल सही है, अपसरब तरंग। इतना से पूछेगा। उसके बाद आगे पूछता है, और देखिए एक और है हृदय की कंपन। हृदय की कंपन, हृदय जो कंपन करता है, हृदय जो कंपन करता है उसका तरंग कैसा है? अपसरब तरंग। हृदय जो कंपन करता है तरंग कैसा होगा? अपसरब। हृदय कंपन करता है कैसा होगा? अपसरब तरंग। उसके बाद है परासरब तरंग, परासरब तरंग, परासरब तरंग, ठीक है, याद रखना है। परासरब तरंग की आवृत्ति कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। कौन सा तरंग? परासरब तरंग। कौन सा तरंग? परासरब तरंग। परासरब तरंग कौन कौन सुनेगा? डॉल्फिन सुनेगा, चमगादड़,
डॉल्फिन चमगादड़, डॉल्फिन चमगादड़, डॉल्फिन चमगा। देखिए सबसे पहले गाल्टन जो था ना, वो सबसे पहले सीटी बजाकर तरंग को उत्पन्न किया था। कौन सा तरंग का? पराशरभ तरंग का। कौन सा तरंग का? पराशरभ तरंग। पराशरभ तरंग को मनुष्य सुन सकता है? नहीं, सिर्फ शरभ तरंग। कौन सा तरंग सुनेगा? शरभ तरंग। कौन सा तरंग सुनेगा? शरभ तरंग सुन सकता है। ठीक है, चलिए टाइम हो गया, यहीं तक रहने दीजिए। पराशरभ तरंग, उसके बाद सबका यूज देखेंगे। ठीक है, टाइम पता लगेगा, 55 हो गया। ठीक है, चलिए आप सभी लोग एक बार जो यहाँ पर करवा देते हैं उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए कल देखेंगे। आइए हिस्ट्री पे, उसके बाद जाएंगे ज्योग्राफी। सुबह भी होता है क्या? नहीं, सुबह नहीं होता, सिर्फ इस टाइम 2 घंटा, क्योंकि सभी के पास टाइम नहीं है। रहता तो स्पेशल 1 घंटा साइंस, स्पेशल 2 घंटा साइंस चलता, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। चलिए आइए, इसमें चल रहा था गवर्नर जनरल एवं वायसराय, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। चलिए ठीक है, बिल्कुल बताएगा कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद आया? गवर्नर जनरल का पद आया, गवर्नर जनरल का पद आया तो 1773 प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर बैठे थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर कौन बैठे थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बैठे थे? वारेन हेस्टिंग्स। बताएगा कि बताएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर कौन बैठा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर कौन? भारत का गवर्नर जनरल के पद लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, उसी के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, याद रखना। हाँ, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चल रहे थे, वायसराय कल करवा दिए तो उसको रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिए 5 मिनट। चलिए बताएगा, बताना कि 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय जो है गवर्नर वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड काइनिंग। कौन थे? उसमें गवर्नर जनरल के पद पर थे, गवर्नर जनरल के पद पर थे। हाँ, फंसना नहीं कि जिस समय 1857 की क्रांति हुआ था, 1857 की विद्रोह के समय, यानी 1857 की जब विद्रोह हुआ था उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग की कौन सा पद पर था? तो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल के पद, भारत का गवर्नर जनरल के पद पर था, भारत का गवर्नर जनरल के पद पर था। ठीक है, बिल्कुल। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? लॉर्ड काइनिंग के समय। यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में किसके समय हुआ था? लॉर्ड काइनिंग के समय। यूरोपीय सेना के द्वारा श्वेत विद्रोह किसके समय में? लॉर्ड काइनिंग के समय में 1859। भारतीय विधि संहिता 1859 में, और बताएगा भारतीय दंड संहिता कब? 1860। बिल्कुल से 1860। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद समाप्त हो गया था किसके समय? लॉर्ड काइनिंग के समय। लॉर्ड काइनिंग के समय 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम के तहत, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद क्या हुआ? समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ठीक, याद रखना है। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के देख रेख में, सहयोग से, यानी देख रेख में। याद रखना है। क्या हुआ था? 7 दिसंबर 1856। 7 दिसंबर 1856 कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। चलो ठीक है, बताएगा कि किसके समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ था? महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के समय, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। किस अनुच्छेद में है? 148। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में? 148। महान्यायवादी 76। महान्यायवादी 76। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है सर, कौन बुक है आपका? ठीक है, देखिए हम दोनों बुक से पढ़ा चलता है यहाँ पर, ग्रुप डिस्कशन दोनों बुक से चलता है। हम क्राउन को और लुसेंट को दोनों को लेकर चलते हैं, क्योंकि अब का लेवल देखिएगा, इस बार भी दरोगा में प्रश्न पूछा जो गया था हिस्ट्री से, वो काफ़ी कम पूछा गया था जो लुसेंट में मिलेगा। ठीक है, वो सब क्राउन में है, तो इसलिए क्राउन चल रहा है, हिस्ट्री अभी क्राउन और प्लस लुसेंट साथ साथ। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे? 1856
हाँ 1857 का बात कर रहे थे कि 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ था। महालेखा परीक्षक पद का सृजन 1857 किसके समय में? कैनी के समय में। अगर पूछ लिया आपसे कि बताइए महालेखा परीक्षक पद, नहीं, हाँ महालेखा परीक्षक पद का सृजन जब हुआ था उसमें भारत में वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड कैनी। कौन थे? लॉर्ड कैनी। उसमें वायसराय के पद पर थे या फिर गवर्नर जनरल के पद पर थे? गवर्नर जनरल के पद पर थे, वायसराय के पद पर नहीं थे। 1858 में आया भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद जो है गवर्नर जनरल पद का पद को हटाकर वायसराय का पद लाया गया था। तो वायसराय थे। वायसराय तो लॉर्ड विलियम ठीक है, वायसराय यार अच्छा हम भी सोच रहे हैं सही बोल रहे थे। तो हम भी सही बोले, हम गलत कहाँ बोले? शुरू सही बोला, अभी उल्टी सही बोले। तुम पकड़, हम जो बोले उसको पकड़ना होगा। हम क्या बोले? 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ था। उस समय लॉर्ड कैनिंग किस कौन सा पद पर थे? गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल का पद पर थे। 1858 में भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया था। तो कौन सा पद पर होगा? वही तो सुनो और निकालो, नहीं उसके बाद पता चलेगा। गलत बोले, चलिए ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 56 से 62, 56 से 62, 1856 से 1862, 56 से 62, 56 से 62। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बताए थे कि हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैंप्स को अंत कर दिया था लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति को सबसे पहले अंत कौन किया था? अंत कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। अंत क्या था? डलहौजी शुरू किया था। डलहौजी शुरू किया था 1848 में। 1848 में सबसे पहले 48 में किसको? सतारा को। 56 में किसको? अवध को हड़पा। बाजिद अली शाह उस समय वहाँ अवध का अंतिम नवाब था, बाजिद अली शाह। उसकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 में की क्रांति में भाग लिए थे। बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। कहाँ से? कहाँ से? लखनऊ से। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएं कि व्यापक सिद्धांत यानी राज विलय नीति को अंत करने का काम कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन किया था? भारतीय दंड संहिता कब आया था? 60 में। 1960 सॉरी 1960 बोलिए 1860। अब बक्सर के युद्ध हुआ था 1764। बक्सर का युद्ध 1764 और पलासी का युद्ध 1757। पलासी के युद्ध में किसका मृत्यु हुआ था? सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला का मृत्यु किस युद्ध में हुआ? पलासी का युद्ध में। पलासी का युद्ध कौन सा नदी किनारे? पलासी, भागीरथी नदी। तो पलासी का युद्ध में किसका मृत्यु हुआ था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का हत्या किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। साइंस किस बुक से होता है और टाइमिंग क्या है? ठीक है, साइंस बुक एस.के. झा सर का जो है 3rd एडिशन अभी थ्योरिटिकल चल रहा है। ठीक है, बता देते हैं कि एस.के. झा सर का जो बुक है 3rd एडिशन उससे थ्योरिटिकल हो रहा है। ठीक है, और साइंस उनका आया है अभी, देखिएगा न्यू बुक उनका आया है प्रीवियस प्लस उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी, वो बुक चलेगा। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तो इसमें फिजिक्स खत्म होगा, उसके बाद फिर उसको ऑब्जेक्टिव पूरा चलेगा। चलिए आइए, चुप रहो, शांत। चलिए बताएगा कि वह कौन सा वायसराय था जिसका मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था? वह कौन सा वायसराय था जिसका मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था? लॉर्ड एल्गी प्रथम। वह कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? बहावी आंदोलन का दमन कौन किया था? लॉर्ड एल्गी प्रथम। तुती मीर और सैयद अहमद के द्वारा 1831 में जो है बहावी आंदोलन का क्या हुआ था? शुरुआत। ठीक है, 1831 में 1831। चलिए ये सब हो गया था ना कल। चलिए उसके बाद आइए जो आज दिए थे लॉर्ड रिपन। चलिए ठीक है, रिपन के बारे में देख लीजिएगा कुछ 2-3 पॉइंट। देखिए, हाँ देखिए, लॉर्ड रिपन जो था ना वो त्यागपत्र
त्यागपत्र दिया था। अपने कार्यकाल से पूर्व जो कार्यकाल पूरा होने से पहले इसने त्यागपत्र दे दिया था। कौन सा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 80 से 84, 80 से 84, 80 से 84। चलो ठीक है, बिल्कुल से कब से कब तक? 80 से 84। प्रथम कारखाना अधिनियम आया था 80 से 84। सॉरी, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है। हाँ, 81 में। कब आया था? 81। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881। और द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आया था? 91। द्वितीय कारखाना अधिनियम 91। और पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में। चलिए ठीक है, बिल्कुल से। पहला कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम, चलिए बिल्कुल। और ये लॉर्ड रिपन क्या किया था? इसने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए जो है एज जो था 19 से 21 लॉर्ड रिपन 19 से 21। हाँ ठीक है, ठीक है। उल्टा कर दिया सीधा होगा लिटन के। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड लिटन 21 से घटाकर 19 कर दिया था। जस्ट उल्टा किया है, ठीक है। बढ़ाया और गिरी। कौन गलत बोला? और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगाया था कौन? लॉर्ड लिटन। हटाया कौन? लॉर्ड रिपन। कब हटाया? 1782। 1782, सॉरी 1700 चल गया, 1882। 1882। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर क्या लगाया था? प्रतिबंध। क्या लगाया गया था? प्रतिबंध। कब क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगा गया था, ठीक, याद रखना है। चलिए आगे बताएगा। अच्छा लिंक कर दीजिए। तो छोड़, बाद में करना है। चलिए बताएगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881। तो प्रथम कारखाना अधिनियम में क्या हुआ था जानते हैं? 7 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे को 9 घंटा से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। ये प्रतिबंध रखा गया था प्रथम कारखाना अधिनियम में। प्रथम कारखाना अधिनियम जब आया था तो इसमें बोला गया था कि 7 से लेके 12 वर्ष के 7 से लेके 12 वर्ष के आयु के जो बच्चा होगा उसको 9 वर्ष से अधिक काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। कौन सा अधिनियम है? प्रथम कारखाना अधिनियम। प्रथम कारखाना अधिनियम, याद रखना है। चलिए आगे बताएगा। 9 घंटे बाद। हाँ, द्वितीय आया था 1891 में। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891। द्वितीय कारखाना अधिनियम किसके समय आया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, याद रखना। देखिए, द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था और बोला गया था इसमें कि स्त्री को बारे में इसमें जिक्र किया गया था कि स्त्री को जो है 11 घंटा से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। कितना घंटा से? 11 घंटा। कितना घंटा था? 11 घंटा से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। पहला, हाँ 11 घंटा बहुत है, 12 घंटा से काम मिलता है आपको। चलिए, तो कारखाना में पहले जो है कारखाना में कोई भी अभी भी देखिएगा काम जो है 12 घंटा लिया जाता है। हाँ, तो प्रथम कारखाना अधिनियम आया तो उसमें क्या किया कि अगर जो 6 से लेके कितना वर्ष, सॉरी 7 से लेके 12 वर्ष के आयु के जो बच्चे होगा उसको 9 वर्ष से अधिक काम नहीं किया, हाँ करवाया जाएगा। और फिर जब दूसरा कारखाना अधिनियम जब आया था किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था तो उसमें बोला गया था कि स्त्री को 11 घंटा से अधिक काम नहीं कराया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कौन? लॉर्ड लैंसडाउन डफरिन। लॉर्ड डफरिन चलेंगे, हाँ लॉर्ड डफरिन, यानी लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1884 से 88। 1884 से 88। अगर पूछेगा कि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब तक था? 1884 से 88। 1884 से 88 किसका शासनकाल था? लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन, चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए, लॉर्ड डफरिन के समय जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध पूछेगा कब हुआ था? 80 से 90 से 92 कहाँ जा रहा है? तो 90 से 92 जा रहा है, जानते हैं? आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। पहला कब हुआ था? 67 से 69। 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? महाबगलम श्री। तो पहला हुआ था मद्रास की संधि, ठीक है।
और दूसरा में मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। चौथा में टीपू, हाँ चौथा में तो 99 में टीपू सुल्तान मर गया, तो संधि कौन करेगा? 1799 में, ठीक है। जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान। जैकोबियन क्लब का सदस्य कौन बना था? टीपू सुल्तान, ठीक है। कौन बना था? टीपू सुल्तान। चलिए तो हम देख रहे थे यहाँ पर डफरीन। डफरीन का शासनकाल था 84 से 88, 84 से 88, 1884 से 1888। चलिए ठीक है, 1884 से 1888। और तृतीय बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरीन के समय। हाँ 85 से 86, 85 से 86, 85 से 86। चलिए ठीक है, 85 से 86 तक चला था लॉर्ड डफरीन। शासनकाल 85 से 86। डफरीन का शासनकाल कितना? 84 से 88, अरे 85 से 86 तक चला था। लॉर्ड डफरीन के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86, 1885 से 86, 1885 से 86, 1885 से 86, 1885 से 86। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा कि डाक टिकट का प्रचलन किसके समय हुआ था? डाक टिकट का प्रचलन किसके समय हुआ था? नहीं, डलहौजी। डाक टिकट का प्रचलन किसके समय हुआ था? डलहौजी के समय, 48 से 56, ठीक है। 54 में हुआ था, 1854 में डाक टिकट का प्रचलन। डाक टिकट का प्रचलन याद रखना है। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। याद रखना अपना। तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता से हटाकर मेरठ कब बनाया? कब बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने अपना 57 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने तोपखाना का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ ले गया था। कब? 56, 1856। चलिए ठीक है। तो लॉर्ड डफरीन का शासनकाल था 84 से 88 तक, 1884 से 88 तक। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरीन के बाद लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन कब से कब तक रहता है? 88 से 92, ठीक है। 88 से 92, 92 रहेगा, 94 रहेगा, 94 होगा। हमको भी लगा 92 नहीं होगा, 94 है। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल कब से कब तक है? 88 से 94, 6 साल इसका है। 88 से 94, 88 से 94। चलो ठीक है, बिल्कुल। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया था किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1893 में, 1893 भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1893। चलिए ठीक है, बिल्कुल 1893। और अभी भारत और किसके किसके बीच? अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। चलिए, तो पूछेगा आपसे कि बताइए भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था उस समय वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। कौन थे? लॉर्ड लैंसडाउन। चलिए ठीक है, हेनरिक डुरंड के द्वारा जो है डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, द्वितीय कारखाना अधिनियम इसी के समय आया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन। द्वितीय कारखाना अधिनियम किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के समय द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया था। 1891 बिल्कुल सही है, 1891 में आया था। 1991 में जो है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण आया था। डॉक्टर मनमोहन राव कमेटी बनाया गया था उस समय, ठीक है, जिसमें भारत के पास मात्र 15 दिन का खर्चा बचा हुआ था, ठीक है। तुरंत गए, हाँ तुरंत गए। आर्थिक मंदी बहुत आया था उसी समय, मात्र 15। अभी पीपी में, हाँ अभी पीपी में भारत को स्थान आता है, दूसरा स्थान है।
तीसरा स्थान। हाँ तीसरा 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 है। हाँ तीसरा स्थान तीसरा है। तीसरा है अर्थव्यवस्था में 5वां है। अर्थव्यवस्था में तो 5वां, वैश्वीकरण निजीकरण उदारीकरण में जो है ये कोमा तीसरा धन जी तीसरा है। तीसरा है तीसरा जी उस तीसरा मनमोहन सिंह जिस समय थे ना उसी समय तीसरा में था, लेकिन आज तक इतना देर में जो है दूसरा नहीं आ पाया है, समझ लीजिए। हाँ नहीं आएगा समझ में, इकोनॉमिक्स जब चलेगा तो सब समझ में आएगा। चलिए 26 कितना हो चलिए कहाँ यहाँ पर चल रहे थे हम, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन ठीक है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891। तो द्वितीय कारखाना अधिनियम में क्या बोला गया था कि स्त्री को कारखाना में 11 घंटा से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। 11 घंटा से अधिक 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे को खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद में? 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु को 22 कौन सा अनुच्छेद? 24। बलात्श्रम किस में? 23 से बलात्श्रम 23 में, 23 में। हाँ ठीक है, बलात्श्रम 23 में है। और अभी जो बोले हाँ 24 में। किस में? किस में है? 24 में। ठीक है सब बात है। चलिए तो यहाँ पर चल रहे थे हम कारखाना अधिनियम दूसरा। ठीक है चलिए आगे देखिएगा। बताइएगा भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1893 में जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच जुड़न रेखा का निर्धारण किया गया था। 1893 1793 में आया था कॉर्नवालिस कोड। 1793 में आया था कॉर्नवालिस कोड। और 1793 में ही कौन सा शासन? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ठीक है योजना तैयार किया था सर जॉन सॉर। और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम चले थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल था 1888 से 94। ठीक है 1888 से 94। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन के बाद आता है लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय का शासनकाल था 94 से 96। 94 से 96। यहाँ से सबको हटा देना ठीक। 84 से 96। 84 से 96 तक लॉर्ड एलगी द्वितीय। सॉरी 1862 से 63 तक वहाँ रहा था लॉर्ड एलगी प्रथम। 1862 से हम वही सोच रहे थे ये बुला गया। 1862 से 1863 तक कौन रहा था? लॉर्ड एलगी प्रथम। लेकिन लॉर्ड एलगी द्वितीय का बात आया तो 1894 से 99 तक। 1894 से 99। 1894 से 99 तक का गवर्नर वायसराय के पद पर कौन रहे थे? लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय। चलो ठीक है बिल्कुल सही है लॉर्ड एलगी द्वितीय। ठीक है देखिए इसी के समय जो है चापेकर बंधु के द्वारा जो है प्लेग अधिकारी रैंड और क्या नाम था? रैंड और आयस्ट का हत्या हुआ था। रैंड और आयस्ट का हत्या। रैंड और आयस्ट की हत्या पूछेगा आपसे कि रैंड और आयस्ट का हत्या किसने किए थे? तो चापेकर बंधु। चापेकर बंधु। चापेकर बंधु रैंड और आयस्ट का हत्या किया था। और किसके समय? उस पूछेगा आपसे कि जिस समय रैंड वो प्लेग अधिकारी था। ठीक है याद रखना है कौन? लॉर्ड एलगी। चापेकर बंधु भी नहीं था, रैंड था और आयस्ट था जिसका हत्या चापेकर बंधु किए थे। उसमें वायसराय के पद पर लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय। ठीक है लॉर्ड एलगी। बालकृष्ण दोषी था और एगो कौन थे? क्या दो भाई था? अरे नाम नहीं एगो बालकृष्ण था, दोनों भाई था। क्या नाम था? बालकृष्ण हरि चापेकर था। वासुदेव था। बालकृष्ण था और वासुदेव दोनों भाई थे। बालकृष्ण और बालकृष्ण दोषी और एगो कौन बोला अभी? बालकृष्ण और वासुदेव दोनों भाई था। उसी को बोला गया था चापेकर बंधु। ठीक है तो ये दोनों मिलकर हत्या कर दिए थे। किसका? रैंड और आयस्ट का। रैंड और आयस्ट। उस समय वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड एलगी द्वितीय। लॉर्ड एलगी द्वितीय का शासनकाल था 1894 से लेके 1899। चलिए ठीक है। उसके बाद शासनकाल आएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन रहा था 1899 से 1905। 1899 से 1905 नहीं जाएगा जी।
लॉर्ड कर्जन, हाँ हाँ ठीक। रेलवे बोर्ड, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से 1905, 1899 से 1905, 1905। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, 1905। चलिए आगे बताएगा कि लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। पहला प्रश्न एंड्रूस फ्रेजर, एंड्रूस फ्रेजर पूछता है कि पूछेगा आपसे कि लॉर्ड कर्जन ने किसके अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन ने किसके अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। एंड्रूस फ्रेजर, हाँ एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग का गठन, सॉरी पुलिस आयोग का गठन, पुलिस आयोग का गठन, ठीक है बिल्कुल सही है। लेकिन पूछेगा आपसे कि बताइए सिंचाई आयोग का स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया था। लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का स्थापना किसके अध्यक्षता में किया था। सर स्टॉक मैनक्रिफ की अध्यक्षता में। मैनक्रिफ सिर्फ याद रखना है, मैनक्रिफ, हाँ तो मैनक्रिफ की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने कौन सा आयोग का गठन किया, तो सिंचाई आयोग। कौन सा आयोग, सिंचाई आयोग। लेकिन एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का गठन किया था, पुलिस आयोग का गठन किया था, ये पूछता याद रखना है। चलिए, और अकाल आयोग का गठन किया था मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। मैकडोनाल्ड पूछेगा आपसे कि बताइए लॉर्ड कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किसका गठन किया था। अकाल आयोग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। अकाल आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था। मैकडोनाल्ड याद रखना, ठीक है। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने कौन सा आयोग का गठन किया, अकाल आयोग का गठन किया। सर स्टॉक मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। और अभी बताए थे कि पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने एंड्रोस फ्रेजर की अध्यक्षता में, एंड्रोस फ्रेजर की अध्यक्षता में किया गया था। लेकिन पुलिस विभाग में CID पुलिस विभाग में CID का स्थापना 1903 में। पुलिस विभाग में CID का नाम सुने, CID, हाँ CID का जो है स्थापना 1903 में। पुलिस विभाग में CID की स्थापना कब हुआ था, 1903। CID का स्थापना 1903, पुलिस विभाग में CID का स्थापना 1903 किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। पुलिस विभाग का स्थापना पूछेगा आपसे कि बताइए पुलिस विभाग यानी पुलिस आयोग का गठन, पुलिस आयोग का स्थापना किसके अध्यक्षता में हुआ था, अरे लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में नहीं, अध्यक्षता हुआ था मैनक्रिफ की अध्यक्षता में। लेकिन शासन काल कर्जन का था, जो उस समय वायसराय के पद पर थे। लॉर्ड कर्जन कौन सा पद पर थे, वायसराय के पद पर थे। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहे थे, 1899 से 1905। चलिए ठीक है। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग। लॉर्ड कैनिंग ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कौन सा आयोग, अकाल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है बिल्कुल। आगे बताएगा रेलवे बोर्ड का स्थापना इसी के समय हुआ था, 1905। रेलवे बोर्ड का स्थापना 1905, ठीक है बिल्कुल सही, 1905 की। और कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र का स्थापना किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। कैनिंग ने बोले लॉर्ड कर्जन, हाँ तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1905। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुआ था, 1905। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना किस समय हुआ था, 1905। किस समय हुआ था, 1905। चलिए ठीक है। बताएगा कि किसके अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन ने किसके अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। लॉर्ड कर्जन ने किसके अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, विश्वविद्यालय आयोग। टॉमस रैले, सर टॉमस रैले याद रखना है। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन। सर टॉमस रैले, हाँ तो सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था, सर टॉमस रैले, लॉर्ड कर्जन। अरे सुनो, हम बोलते अरे अध्यक्षता अगर बोलेगा ना कि सर, समझ रहे हैं, हाँ तो पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया था? तो सर थॉमस रेले। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था 3 में, अब पास हुआ 4 में। ठीक है, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक, याद रखना है। और कृषि बैंक का स्थापना भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। और प्राचीन स्मारक का संरक्षण अधिनियम आया था 1904। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। ये सब पूछता है लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन। ठीक, याद रखना। और कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट भी आया था 1899 में। किसके समय आया था? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, चलिए आइए ज्योग्राफी। कल हम चलेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय, चेम्सफोर्ड। ठीक है, और कल नहीं, परसों खत्म हो जाएगा आपको वायसराय भी पूरा। उसके बाद जो है, हाँ कल संडे है ना, तो कल के लिए क्या रहने दीजिए, कल रिवीजन हो जाएगा। अरे पॉलिटी बहुत चला है, बहुत वीडियोस को देखते रहो वीडियो को। ठीक है, रिवीजन रहेगा कल। ठीक है, कल रिवीजन रहेगा। चलिए आइए ज्योग्राफी पे। पूरा रिवीजन होगा, पूरा मिक्स रिवीजन है कल। चलिए, जिनके पास बुक कराउन होगा अपने पास रखिएगा, खोल लीजिएगा। ठीक है, कल चले था भारत का मिट्टी, नहीं कल भारत का मिट्टी चले थे। चलिए ठीक, बताना कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रूप से अरे सुनो, हाँ, उष्ण कटिबंधीय चारनोजम मिट्टी। उष्ण कटिबंधीय चारनोजम मिट्टी। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चारनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा मिट्टी को? काली मिट्टी को। अंतर्राष्ट्रीय रूप में। ठीक है, लेकिन पूछेगा आपसे, बताइए स्थानीय रूप से रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगुर मिट्टी, उसी को बोलते हैं काली कपास मिट्टी। ठीक है, चलिए। और सबसे बताए थे कल की सबसे अधिक नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी, सबसे कम नमी धारण करने की क्षमता, यानी सुनो, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? काली मिट्टी। और कौन सा मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है? बालू मिट्टी। आगे रहा पर भटक रहा था, अभी बोले तो नमी। कौन सा मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सा चट्टान का निर्माण बेसाल चट्टान के टूटने से होगा? काली मिट्टी। चलिए ठीक है, बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भाग में बांटा था? 8 भाग में। पूछेगा आपसे कि मिट्टी को किसने 8 भाग में बांटा था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या नाम उसका? ICAR 29 स्थापना हुआ था 29 में। वो था भारत, वो तो दूसरा था, कृषि वाला था, लेकिन नहीं 29 में था ना, हमको याद है। नहीं, सही है, 29 में स्थापना हुआ था, 86 में वर्गीकरण किया था। सही है, 8 भागों में बांटा है। 86 ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना जो हुआ था 29 में, लेकिन ये 8 भागों, मिट्टी को 8 भागों में 86 में बांटा था। 1929 में स्थापना, लेकिन 86 में बांटा था। 8 भागों में वर्गीकरण किया था मिट्टी को। कितना भाग में? 8 में। पहला कौन था? जलोढ़ मिट्टी था, काली मिट्टी था, और रेंगुर मिट्टी था, लाल मिट्टी था, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, और हो गया एक हिम मिट्टी यानी क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, इसमें आ जाता है। ये था 8 मिट्टी। नहीं, तो हम कुछ यहाँ पर साफ लिखा है कि 18, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। स्थापना 29 में हुआ था इसका। चलिए, तो इसमें हम आज क्या डाले थे?
हाँ, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक याद रखना है। प्राकृतिक वनस्पति जो बिना मानव की सहायता से उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। चलिए ठीक है, इसमें देखेंगे हम भारत में विभिन्न प्रकार का वनस्पति से प्रश्न आते रहता है, पूछता है, ठीक है। जिसमें कि पहला देखिए, भारत में जो है निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, पता होगा आपको। अच्छा, बताएगा कि कौन सा मिट्टी का निर्माण पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी घाट में, वह कौन सा मिट्टी है जो पश्चिमी घाट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में कौन सा मिट्टी का निर्माण अधिक है? पश्चिमी घाट लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट। हम बताए थे कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण वहाँ होता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। आपको मेघालय के पठार में भी मिल जाएगा, मेघालय का। चलिए ठीक है, केरला। चलिए तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखेंगे, ठीक है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ऐसे पूछ लेगा आपसे कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा पेड़ पौधा होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। लेकिन ये भी पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा तो 200 सेंटीमीटर होता है, लेकिन तापमान कितना रहता है? तो 24 से यानी 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तक रहता है, ठीक है। अगर जाइएगा तो 24 डिग्री सेल्सियस देता है। कितना? 24 डिग्री सेल्सियस। तो दो प्रश्न यहाँ से पहला हो गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो कितना सेंटीमीटर से अधिक? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान जो रहता है वो कितना रहेगा? यानी याद रखना है, एक रेट याद रखना है तो 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर जो है सदाबहार वर्षा वन में पौधा जो होता है वो हरा भरा रहता है, ठीक है। पतझड़ की समस्या बहुत कम आता है। हाँ, याद रखना है, यहाँ पर सालों भर जो है क्या रहता है? हाँ, हरा भरा रहता है, इसलिए इसे सदाबहार कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार। क्या कहते हैं? सदाबहार। क्या कहते हैं? सदाबहार कहते हैं, ठीक है। जो सदाबहार वन रहेगा उसमें जैव विविधता अधिक पाया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न कि सबसे अधिक जैव विविधता पाए जाएंगे तो सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। लेकिन सबसे अधिक जैव विविधता अमेजोन वर्षा वन में पाया जाता है। अमेजोन वर्षा वन में पाया जाता है सबसे अधिक जैव विविधता 25% से अधिक, 25% से अधिक, 25% से अधिक। चलिए ठीक है, आप दिमाग लगाइए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा कौन सा क्षेत्र में? अभी हम कितना जिक्र किए? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, ये तो कॉमन। और 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। उसके बाद हरा भरा रहेगा ये, लेकिन कौन सा घाट? पश्चिमी घाट में अधिक पाया जाएगा, पश्चिमी घाट में अधिक पाया जाएगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। याद रखना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में सबसे अधिक, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा बनता है, इसको याद रखना है। चलिए, आपसे पहला पूछेगा कि रबड़ का पौधा कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ठीक। एक होता है रोजवुड कैसा है? सदाबहार, रोजवुड हो, सदाबहार रहेगा रूम, ठीक है। तो रोजवुड कैसा है? सदाबहार वन, रोजवुड सदाबहार में, ठीक है, याद रखना है। रोजवुड पौधा सदाबहार वन में आता है, सदाबहार वन में आता है, ठीक है। एक होता है एबोनी वृक्ष, एबोनी वृक्ष, ठीक है। एबोनी उसी को कहते हैं अबूनस, एबोनी या फिर अबूनस। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है अबोनी और अबूनस, अबोनी या अबूनस, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाला पौधा, ठीक है। यहाँ से याद रखना 4 पौधा पूछेगा आपसे। एक होता है महागनी,
महोगनी महोगनी जो मिलता है ना, हाँ महोगनी महोगनी पूछेगा आपसे। महोगनी पौधा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। हाँ महोगनी पौधा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाएगा। और अभी बताए रोजवुड, कौन सा रोजवुड, और रबड़, कौन सा पौधा रबड़, ठीक। और सिनकोना, कौन सा सिनकोना, तो सिनकोना ज्यादा फेमस है, रबड़, सिनकोना और रोजवुड, अबोनी, ठीक है। ये सब पौधा जो उगेगा कहाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिक पाया जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट याद रखना। और पश्चिमी घाट के बारे में बताए थे। पश्चिमी घाट की लंबाई टोटल कितना है, 1800 किलोमीटर। कितना, पश्चिमी घाट की लंबाई 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, ठीक याद रखना है। महाराष्ट्र से लेके कहाँ तक, सबसे अंतिम है तमिलनाडु, 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 ठीक याद रखना है। चलिए तो हम यहाँ पर चल रहे थे कि आबूनस और एबोनी, आबूनस या एबोनी पौधा सदाबहार वन में पाया जाता है, ठीक है। रोजवुड सदाबहार वन में, रोजवुड सदाबहार, रोजवुड सदाबहार, सदाबहार वन में वही पौधा सदाबहार वन वहीं पाया जाएगा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा और 24 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेगा, टेम्परेचर होनी चाहिए, ठीक याद रखना है। देखिए अगर ये जो सदाबहार वर्षा वन में जो पौधा होता है ना, उगता है ना, उसको उसके लिए जो है कोई निश्चित पतझड़ का समय नहीं रहता है। ऐसे देखिएगा इधर निश्चित पतझड़ का समय आता है जिसमें उस समय पूरा पत्ता क्या होगा, गिर जाएगा। अब पत्ता गिरना शुरू हो गया, पतझड़ का समय आने वाला है, ठीक है। हाँ तो उसके लिए सदाबहार वर्षा वन में पेड़ पौधे के लिए पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है। हाँ इसीलिए वो सदाबहार हमेशा खिलता है, सदाबहार रहता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हाँ तो सबसे ज्यादा देखिए पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में देखने को मिल जाएगा, ठीक याद रखना है। तमिलनाडु चल जाइए और असम है ना, असम का ऊपरी भाग जो है, असम का ऊपरी भाग जो है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, पूछता है, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछता है, याद रखना है। असम के ऊपरी भाग में आप चले जाइए, वहां पर भी मिलेगा सदाबहार वन, सदाबहार वन। तमिलनाडु में भी आपको मिल जाएगा सदाबहार वन। हाँ कौन कौन पेड़ पूछता है, ये पूछता है, तो इसीलिए हम तो जिक्र किए कि एबोनी वृक्ष सदाबहार वन में उगता है, सिनकोना वृक्ष सदाबहार में उगता है, और रबड़ कौन होगा, रबड़, और महोगनी कौन होगा, महोगनी, और एबोनी, महोगनी और एबोनी, ये सब कहाँ उगेगा, सदाबहार वन में, सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद अगला आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है बिल्कुल सही है। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहां पाया जाता है जहां से 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 100 से 200, 100 से 200, तो 100 से 200 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होगा वहां पर पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहां वर्षा कितना से कितना होगा, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200, 100 से 200, 100 से 200, चलिए ठीक है बिल्कुल से 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जहां होगा वहां पर पौधा उगेगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, पूछता है कि कहाँ का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाएगा। तो पहला तो हिमाचल प्रदेश, कहाँ हिमाचल प्रदेश, दूसरा झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है इसमें, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक याद रखना है। और पश्चिमी घाट में भी इसका कुछ मात्रा पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है बिल्कुल। बताएगा कि पश्चिमी घाट को कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है विभाजित करता है, कितना डिग्री, 16 डिग्री, कितना डिग्री, कितना डिग्री, 16 डिग्री। गोवा से कहाँ से, गोवा से दो भाग में बांटता है, ठीक है। तो बनता है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री।
उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बताएगा। तो हम यहाँ पर चल देते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो अभी बताएं कहाँ। उड़ीसा, हाँ, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में कुछ भाग में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। हाँ, पश्चिमी भाग में भी कुछ पाया जाता है, लेकिन इसमें मेन में याद रखना है कि उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 जगह आप याद रखना है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, और पश्चिमी घाट हल्का फल्का पश्चिमी घाट में पाया जाता है। लोगों को 3 राज्य इसमें याद रखना है, ठीक है। मेन रूप से झारखंड याद रखना है और क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ याद रखना है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए उसके बाद देखेंगे हम कौन सा वृक्ष जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। अभी बताएं कि सिनकोना, कुल नाम है सिनकोना भी बताएं कि सिनकोना जो पाया जाता है कौन सा वन, सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में सिनकोना वृक्ष पाया जाता है। रोजवुड भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। कौन सा, रोजवुड। रबड़ का पौधा, हाँ बिल्कुल सही, महागोनी पौधा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, महागोनी। हाँ, एबोनी कहाँ पाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में, ठीक है। और आबू नस पौधा भी कहाँ, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम जिक्र करें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है सागवान। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन सा पेड़ आता है, सागवान। कौन सा आएगा, सागवान। कौन आएगा, सागवान, बांस, साल, सागवान, बांस, साल, सागवान, बांस, यानी जितना लंबा रहेगा ना सब आ जाएगा। जैसे सागवान भी होता है लंबा, देखते होंगे, शीशम भी होता है लंबा, बांस भी होता है लंबा, चंदन की लकड़ी, ठीक है, चंदन होगा। और इसी से कुछ रिलेटेड है कुसुम, हाँ, कुसुम, अर्जुन, ये सब पौधा का नाम है। ये सब उगेगा कहाँ, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पौधा याद रखना जरूरी है। ठीक है, सुनो, चलो एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन सा पेड़ उगता है, बताएगा। एबोनी, रोजवुड, महागोनी, रबड़, सिनकोना और आबूनस, ये सब पौधा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में उगता है। लेकिन हम बता रहे अभी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन सा पेड़ उगते हैं, सागवान। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन सा पेड़ उगता है, बोलो। सॉरी, सदाबहार में नहीं गए, सदाबहार चलिए। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन सा पेड़ उगता है, बांस, चंदन, सुकुम, सागवान, चंदन, कुसुम, अर्जुन, ये सब जो है पौधा उगता है किसमें, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखना है कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। देखिए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ उगेगा जानते हैं, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगा, 50 से 100 सेंटीमीटर। अगर पूछ लेगा कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ उगेगा, हाँ, जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, ठीक है, वहीं पर उगेगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। घास, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान यानी घास उगेगा, उष्ण कटिबंधीय घास। चलिए ठीक है, बताएगा कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ये तो हम वहां छोड़ दिए। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा है। देखिए उष्ण जब अभी उष्ण के टाइम है, ठीक है, जब गर्मी होता है उष्ण आता है, तो उष्ण के टाइप में अपना देखिएगा शकल क्या होता है, खराब हो जाता है। उष्ण के टाइम में शकल क्या होता है, खराब होता है। बता रहे हैं, याद रखना, 3 गो इसमें फंस जाएगा। हाँ, सो से सवाना,
सो से सवाना, और अभी स क, को से कम्बोज, और लो से लानोज, ये सब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास, पूछ लेगा आपसे निम्न में से उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो याद रखना है क्या, सकल। क्या याद रखना है, सकल। पहले तो ये जिक्र कर, बोलने दो, पहले तो ये याद रखो कि उष्ण में सकल क्या होता है, खराब। उष्ण के मौसम अभी जाइएगा मुंह कान बांध के जाते हैं क्योंकि खराब ना हो, तो याद रखना है कि इसके सकल क्या होता है, उष्ण में खराब। तो सो से याद रख, सकल याद रखना है, क्या याद रखना है, सकल। सो से क्या याद रखना है, सवाना। सो से क्या याद रखना है, सवाना। और सवाना जो है अफ्रीका में, सवाना कहाँ, अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहाँ है, अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। तो सो से सवाना, सो से कहाँ होगा, अफ्रीका। और ये कैसा है, उष्ण, कैसा है, उष्ण। और अभी बताएं क्या बताएं, क से क्या होगा, कंपोज। क्या होगा, कंपोज। कंपोज घास का मैदान होगा ब्राजील। कहाँ होगा, ब्राजील। कहाँ होगा, ब्राजील। और अभी एक बताए थे, लो आया था, लो से हो गया लानोज। लानोज वेनेजुएला में है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला, लानोज घास का, हाँ, लानोज वेनेजुएला। और अभी ब्राजील में बताएं जी, कंपोज, ब्राजील में। तो देखिए यहाँ से ये 3 को इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में याद रखना है। तो क्या याद रखना है, सकल। क्या याद रखना है, सकल। क्या याद रखना है, सकल याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और शीतोष्ण कटिबंधीय में बहुत सारा है, जैसे देखिएगा आपको पेरियरी है, पंपास है, पंपास अर्जेंटीना में पड़ता है। पेरियरी आपको कहाँ पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेरियरी कहाँ होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरियरी है, ठीक, याद रखना है। न्यूजीलैंड में कैंटबरी है, न्यूजीलैंड में कैंटबरी। पूछेगा आपसे कि कैंटबरी घास का मैदान, न्यूजीलैंड। कैंटबरी घास का मैदान, न्यूजीलैंड। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और अस्टेपी कहाँ है, यूक्रेन में पड़ता है, यूक्रेन में हो जाएगा। एशिया में चल जाइए, यूक्रेन चल जाइए, रूस चल जाइए, ये सब में मिलेगा कौन सा, अस्टेपी। कौन सा मिलेगा, अस्टेपी मिलेगा। और डाउन्स कहाँ है, ठीक है। तो ये सब बता रहे हैं क्या है, शीतोष्ण। क्या है, शीतोष्ण। क्या है, शीतोष्ण। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और देखिए अगर हम यहाँ बात करेंगे भारत का कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भारत में, अगर भारत में जाइएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है बढ़िया, तो आपको यहाँ मिलेगा कर्नाटक चल जाइए, आंध्र प्रदेश चल जाइए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है, कहाँ, तो अभी बताएं कहाँ, कर्नाटक बताएं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश भी होगा, मध्य प्रदेश। चलिए बताएगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कौन सा रेखा को, हाँ, कौन सा रेखा ये 5 से गुजरता है, हाँ, कौन सा रेखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्क रेखा गुजरे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री रेखा, 82.5, अरे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इतना आया तो हम यहाँ पर जिक्र कर दिया, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश भी यहाँ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी था, ठीक है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान अगर भारत में जाएगा तो देखने को मिलेगा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ सब देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होता है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। जो जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होगा वहाँ कौन सा घास का मैदान होगा, उस कटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है सूक्ष्म मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। यहाँ से भी प्रश्न आता है, सूक्ष्म कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति। देखिए पूछेगा आपसे कि कांटे वाला पौधा कहाँ उगेगा, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है, यानी राजस्थान के एरिया, यानी मरुस्थलीय एरिया में जो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहाँ पर जो उगेगा कांटेदार पौधा। तो पूछेगा आपसे कांटेदार पौधा उगेगा 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होगा वहीं, ठीक है, वहाँ छोटे छोटे कटेलीदार पौधा उगता है, जैसे बबूल का पौधा हो गया, खजूर का पौधा हो गया, ये सब काटेलीदार पौधा है। और बबूल का पौधा जो होता है वो पानी क्या होता है, कम सोखता है। पूछता है कौन सा पौधा पानी कम सोखेगा, तो बबूल का पौधा यानी कांटेदार पौधा, ठीक, याद रखना है। और ये जो है
कांटेदार पौधा अधिक आपको मिलेगा कहाँ कहाँ देखने को? तो गुजरात चले जाइए, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, ठीक है। उसके लगा ले, गुजरात है, राजस्थान, गुजरात और गुजरात राजस्थान, उधर उत्तर प्रदेश लेगा, गुजरात उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है। हाँ, ये सब में देखने को मिलेगा आपको कौन सा? कांटेदार पौधा, कांटेदार पौधा, कांटेदार पौधा, कांटेदार पौधा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं ऊपरी असम में कौन सा पौधा देखने को मिलेगा? अभी बताएं जी, पश्चिमी घाट एवं लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम की ऊपरी एरिया में देखने को मिलेगा कौन सा वन? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अभी पर्णपाती पे चलेगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अरे अभी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन हम बताए थे कि झारखंड, क्या बताए थे? झारखंड बताए थे, बिहार बताए थे, तो फिर झारखंड बताए थे और उड़ीसा बताए थे और छत्तीसगढ़ बताए थे, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया, ठीक है। तो 3 से 4 को याद रखो, एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन, फंस जाएगा क्वेश्चन का वो। चलिए देख, खेजड़ा पौधा सुने ना, खेजड़ा एक पौधा है। हाँ, खेजड़ा पौधा है। अगर पूछेगा खेजड़ा पौधा उगते हैं तो मरुस्थलीय एरिया में, खेजड़ा पौधा उगेगा मरुस्थलीय एरिया में। नागफनी सुनेगा, नागफनी, कैक्टस, नागफनी, ये सब उगेगा कौन सा एरिया में? मरुस्थलीय। किसमें उगेगा? मरुस्थलीय, यानी सूक्ष्म मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। और यूरोप क्या नाम है होगा इसको? इफोरबिया पौधा है, ठीक है। इफोरबिया, अगर पूछेगा इफोरबिया पौधा, नया पौधा पूछता है, पुराना तो जानते हैं, खजूर ये सब जानते हैं, बबूलर जान जाएंगे, ठीक है। तो आकाशिया पौधा, खजूर को कहते हैं पाम। क्या कहते हैं? पाम। हाँ, खजूर को कहते हैं पाम। तो खजूर आकाशिया, उसको कहते हैं पाम, ठीक है। और इफोरबिया, नागफनी, कैक्टस, ये सब कहाँ उगते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। और खेजड़ा नाम है, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में उगता है, ठीक है। एक होता है डेल्टाई वन, उसी को कहते हैं मैंग्रोव वन। डेल्टाई वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। डेल्टाई वन को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है, याद रखना। देखिए, मैंग्रोव वन और डेल्टाई वन उसी को कहते हैं, मैंग्रोव वन को ही डेल्टाई वन कहते हैं। तो जहां पर ज्वार भाटा अधिक होता है ना, जहां पर ज्वार भाटा अधिक उत्पन्न होगा वहां पर उगता है कौन सा वन? डेल्टाई वन या फिर मैंग्रोव वन। ज्वार और भाटा आता है जानते हैं किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। हाँ, तो याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति ये सब आते हैं मैंग्रोव या बोल सकते हैं उसको डेल्टाई वन। हाँ, तो ये जहां पर अधिक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वहीं पर उगता है कौन सा पौधा? डेल्टाई या मैंग्रोव, डेल्टाई या मैंग्रोव, ठीक, याद रखना। देखिए, हाँ, अगर पूछ दिया आपसे कभी कि वह कौन सा पौधा, वह कौन सा पौधा या वह कौन सा वन वह कौन सा वन है जहाँ के पौधा का जड़ हमेशा पानी में डूबा रहता है? तो मैंग्रोव वन का जो पौधा होता है, मैंग्रोव वन में जो पौधा पाए जाते हैं उसका जो जड़ें होते हैं वो जड़ें क्या होती है? हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है, ठीक है, याद रखना है। और देखिए, ये जो डेल्टाई वन बोले हैं, मैंग्रोव वन बोले हैं, आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, ये सब के क्षेत्र में, ये सब के डेल्टाई क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे अधिक डेल्टा बनाने वाली नदी, सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी दो का नाम बताइए? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, बता चुके थे, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो सुंदरबन का डेल्टा बनाता है, ठीक है। मेघना के नाम से मिलता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। दोनों जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहां पर मिलेगा उसे किस नाम से जानते हैं? मेघना के नाम से जानते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो है डेल्टा बनाते हुए गिर जाता है, डेल्टा बनाते हुए गिर जाता है, याद रखना। हाँ, ये याद रखना कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए अब काफी ज्यादा फेमस है गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा क्षेत्र, रॉयल बंगाल टाइगर। चलिए ठीक है, और एक दो मिनट इसमें और टाइम लगेगा। देखिए, डेल्टाई वन और मैंग्रोव वन, डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन। तो डेल्टाई वन और मैंग्रोव वन में उगता है नारियल का पौधा, ठीक है, कोकोनट, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? भुरुन पोष, नारियल का
कसारगोड़ में है इसका ना, अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कसारगोड़। हाँ, तो नारियर और नाम अलग 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 नाम कभी नहीं सुनेंगे। एक है केवड़ा, केवड़ा पौधा है, केवड़ा, ये सब मैग्रोव वन में उगता है। कहाँ होगा क्या, मैग्रोव वन, ठीक, याद रखना। उसी प्रकार से एंगोरा पूछेगा, एंगोरा पौधा उगता है मैग्रोव वन में, यही डेल्टाई क्षेत्र में उगता है, ठीक है, याद रखना। एक है कैसूरीना, 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 कैसूरीना भी है, ताड़ भी है, ताड़, ताड़ कैसूरीना, ताड़ कैसूरीना, ताड़ कैसूरीना नारियर, ताड़ कैसूरीना नारियर, ठीक है। और एक था एंगोरा, ठीक, ये सब पौधा उगेगा कहाँ, डेल्टाई वन या मैग्रोव वन में, डेल्टाई वन या मैग्रोव वन में उगता है, ठीक है। इसी तरह में कुछ टॉपिक नहीं है। करंट चलिए ठीक है। कौवा वो मिला। और देखिए 1500 मीटर तक जो है ऊंचाई पर सदाबहार वन आते हैं। सदाबहार वन जो उगता है वो 1500 मीटर ऊंचाई पर, कितना मीटर, 1500, हाँ 1500 मीटर ऊंचाई पर जो है सदाबहार वन उगते हैं। कौनधारी वन उगता है कितना से, 45 फीट हाँ मतलब 2400 से 4500 फीट, 2400 से 4500 मीटर के ऊपर में उगता है कौन सा वन, कौनधारी वन। चलिए ठीक है, उससे आगे कल देखेंगे। कौन से कम है? चलिए करेंट अफेयर्स देखिएगा। खतरनाक है। चलिए बताएगा, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन थी, एक कैप्टन फातिमा, कैप्टन फातिमा बसीम, कैप्टन फातिमा बसीम, ठीक है। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी, कैप्टन फातिमा बसीम, कैप्टन फातिमा बसीम। चलिए ठीक है, आगे बताएगा मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाला पहली भारतीय महिला, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी, मंगल ग्रह पर, अक्षरा कृष्णमूर्ति। गुड इवनिंग। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति, अक्षता कृष्णमूर्ति। हाँ, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, अक्षता कृष्णमूर्ति, सॉरी, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, और सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा चौहान, ठीक है। आगे बताएगा बसीम है, शिवा चौहान। आगे बताएगा कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है, नेपाल। कौन बना है, नेपाल, ठीक है, बिल्कुल सही। कौन बना है, नेपाल बना है। हाँ, बताएगा कि स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वदेशी विमान तेजस उड़ा दिया है, ठीक है। हाँ, अपने सुनाया तो अपने सुड़ा है, देखेगा। आगे बताएगा विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र नहीं, कहाँ लगा है, अबू धाबी में, अबू धाबी, यूएई। चलिए ठीक है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर मंदिर हो जाएगा तेलंगाना, कहाँ होगा, तेलंगाना, ठीक है। डागर होगा बेंगलोर, कहाँ होगा, बेंगलोर। डागर कहाँ होगा, बेंगलोर होगा, ठीक है। कर्नाटका होगा, चलो कहाँ है, क्या दिए, 29 पेज 30 होगा ना। चलिए ठीक है। बताया कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, 6.8%, 6.8% मुद्रास्फीति। आरबीआई मुद्रास्फीति नियंत्रित करता है मौद्रिक नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बताएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना रहा है, राजकोषीय घाटा 6.4%, ठीक है। पिछले वर्ष रहा था कितना, 6.7%। इस बार कितना रहा है, 6.4%, 6.4। दूध का पेच मन है 6.4। चलिए ठीक, आगे बताएगा कि भारत सर्वाधिक निर्यात करता है कौन सा देश को,
भारत सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश करता है? अमेरिका। भारत सबसे अधिक निर्यात करता है अमेरिका को, दूसरा नंबर यूएई का, तीसरा नंबर नीदरलैंड, चौथा नंबर पर चीन है। हाँ ठीक, चौथा पर चीन है। सर्वाधिक आयात करता है भारत किसके साथ? चाइना के साथ। सबसे कम करता है, सबसे अधिक करता है आयात चीन के साथ, सबसे कम अमेरिका, सबसे कम अमेरिका। चलिए ठीक है, बिल्कुल आगे बताएगा। बताना है कि भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो संकल्प पारित किया था 2070 तक, यानी 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। हाँ चलिए आगे बताएगा कि भारत 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कितना प्रतिशत कम करेगा? फिर से बोलते हैं, भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 15% कम करेगा। कितना प्रतिशत? 15%। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005। 2005। चलिए ठीक है, आगे बताएगा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा 2047 तक। 2047 तक। ठीक है, आगे बताएगा पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया था। ये तो पूरा बोल दिए। ठीक है, देखिए पूछेगा आपसे कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? तो जन आंदोलन। हाँ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली के रूप में कौन सा आंदोलन? जन आंदोलन शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? जन आंदोलन। चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बताना है कि भारत वैश्विक स्तर पर कौन सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? दूसरा। कौन बना है? दूसरा। चलिए ठीक है, देखिए उड़ान योजना का शुरुआत हुआ था 2016 में। ठीक है, तो उड़ान योजना से अभी तक कितना यात्रियों का लाभ उठाया गया है? 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ उठाया गया है उड़ान योजना के तहत। उड़े सभी क्या कल का टाइमिंग यही रहेगा? 1 घंटा पहले कर दें। 1 घंटा पहले कर दें। 3 घंटा सवेरे छोड़ देना, मतलब ठीक है, तो 5 बजे से 5 से 8 3 घंटा में रिवीजन होगा, 2 घंटा में रिवीजन होगा। 8 बजे पहले छुट्टी देना है। 7:30 बजे छुट्टी होगा। 7 बजे छुट्टी दे दीजिए। 4:30 बजे आएगा ना? 7 बजे छुट्टी देना। ठीक है, जितना जल्दी क्या कितना बजे क्लास है? कल एतवार है। कितना बजे क्लास है? कल एतवार है। कल छुट्टी तो संडे है। हाँ, तो 4:30 बजे पहुँचना, यानी 4:45 लगभग 5 बजे तक चल जाए। कल स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे से पहले। ठीक है, हाँ, तो कल आप लोग 5 बजे से पहले जुड़ जाइएगा और सिर्फ रिवीजन रहेगा। ठीक है, जितना रिवीजन रहेगा, रिवीजन सिर्फ रिवीजन। हाँ, शेड्यूल लगा देंगे। चलिए बताएगा कि यहाँ बजट 2023-24 यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय 112। चलिए आगे बताएगा। बजट 202 में राज्य बजट 202। राज्य बजट 202। केंद्र 112। चलिए आगे देखिएगा, बताएगा कि बजट अनुमान 2023-24 में यहाँ पर बताना है कि पूंजीगत व्यय 2023-24 में कितना करोड़? 45 नहीं, पूंजीगत हाँ, बजट 2023-24 में अनुमान लगाया गया इसमें कि पूंजीगत व्यय जो होगा 2023-24 में पूंजीगत व्यय जो होगा कितना 10.01 करोड़, 10.01 लाख करोड़, 10 लाख, यानी 10.01 लाख करोड़। हाँ, याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्त बरस जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर पूछ लेगा कि आरबीआई का वित्त बरस कितना है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरबीआई का वित्त बरस है। ठीक है, तो उसी में पूछेगा आपसे कि बताइए अभी बजट 2023-24 में पूंजी प्राप्तियां
कितना लाख करोड़ है? 18.76 बजट 2023-24 में पूंजी प्राप्तियां कितना है? 18.70 लाख करोड़ है। 18.70 लाख करोड़, 18.70 लाख करोड़, 18.70 लाख करोड़, यानी पूंजी प्राप्तियां 2022-23 में जो रखा गया वो कितना? 18.70 अरे 70 बोलो कितना? 70 यानी 70 बोलो या 70, ठीक, 18.70 लाख करोड़, ठीक है। और राजस्व घाटा बताएगा कि 2023-24 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत, जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? 64% नहीं, हाँ 64 नहीं है, 6.4% है, तो इसको भी 64 में बोल देगा। पैसा नहीं। राजकोषीय घाटा जो है 2022-23 में कितना रहा था? जीडीपी का 6.4%, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जी हाँ, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान रहा है सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र को कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा 2022-23 में कितना रहा था? 6.4, जीडीपी का 6.4 करोड़ 4%, ठीक है। और लेकिन पूछेगा करोड़ में, लाख करोड़ में तो 16.61 यानी 16.61, ठीक है, लाख करोड़ राजकोषीय घाटा 2022-23 का, ठीक है। चलिए, और अभी बताएगा कि राजकोषीय घाटा 2023-24 का कितना है? 7.9 राजकोषीय घाटा 23-24 का कितना है? जीडीपी का 5.9%, ठीक है, हाँ 5.9%। राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहा है? जीडीपी का, हाँ लगभग में 6% रहा है, यानी 5.9%, 5.9%, लगभग में 6%, चलो ठीक है। प्राथमिक घाटा कितना रहा है 23-24 का? प्राथमिक घाटा एगो रहता है, प्राथमिक घाटा कितना है? जीडीपी का 2.3%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% रहा है। प्राथमिक घाटा 2023-24 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना रहा है? 2.3%, 2.3%, यानी 7.06 लाख करोड़, 7.06 लाख करोड़, 7.06 लाख करोड़ रहा है, ठीक है। याद रखना प्राथमिक घाटा ये सब पढ़ने का इकोनॉमिक्स में, ठीक है, सब जब चलेगा इकोनॉमिक्स सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा कि विशिष्ट मंत्रालय के लिए आवंटन जो किया गया है उसमें बताना है कि रक्षा मंत्रालय के लिए कितना लाख करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के लिए हाँ, रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक 5.94 करोड़ लाख करोड़, ठीक है, 5.94 करोड़ लाख करोड़ रुपया जो है रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है। अगर पूछ लेगा कि बताइए विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन राशि सबसे अधिक किसमें आवंटन किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में आवंटन किया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपया, 5.94 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए। किसके लिए? रक्षा मंत्रालय के लिए। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए कितना करोड़ रुपया? 2.72। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2.70 नहीं बोलेगा, 2.70 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया गया है सड़क परिवहन के लिए, ठीक है। बताएगा आगे सड़क परिवहन का स्थापना कब हुआ है? 1960। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना 7 मई 1960 में किया गया था, मुख्यालय दिल्ली रहा था। चलिए, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग, तो अब बताएगा अभी परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, ठीक है। सबसे अच्छा रोड बनाए तो किसके समय? नितिन गडकरी जी के समय, ठीक है। वो बोले थे 1 कप चाय रख दो 4 व्हीलर पर, गिरना नहीं चाहिए, वैसा सड़क बना दो। चलिए, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? 2.70 लाख करोड़ रुपया सड़क मार्ग के लिए आवंटित किया गया है, ठीक है, याद रखना है। रेल मंत्रालय के लिए कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है 2022-23 में?
सॉरी 2023-24 में रेल मंत्रालय के लिए कितना लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो 2.41 करोड़ यानी लाख करोड़ रुपया, 2.41 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया। किसके लिए? रेल मंत्रालय के लिए। किसके लिए? लेकिन ये इसको पूछेगा, दो याद रखना है, कृषि और किसान कल्याण के लिए। कृषि और किसान कल्याण के लिए कितना लाख करोड़ रुपया? तो 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ रुपया। किसके लिए? कृषि और किसान कल्याण के लिए। कृषि मंत्री को नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, हाँ। तो कृषि और किसान कल्याण के लिए जो 1.25 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, इसको पूछेगा। और ये वो पूछेगा संचार मंत्रालय के लिए, ठीक है। संचार मंत्रालय के लिए उससे 2 पॉइंट कम, ठीक है, याद रखना है। 1.23 लाख करोड़ रुपया संचार किसके लिए? संचार मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया है। और ये याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.13 करोड़ लाख रुपया। किसमें? शिक्षा मंत्रालय। कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए ठीक है, रहने दीजिए, टाइम हो गया ज़्यादा। चलिए कल से थोड़ा 45 में किसको सब आता है 6 बजे बंद करो ना। नहीं, करेंट अफेयर्स का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए सभी लोग 5 बजे कल जुड़ जाइएगा, रिवीजन होगा, कल रिवीजन है, ठीक है। कल 5 बजे जुड़ जाइएगा। बंदून हुआ देखिए क्या लियो